आज बच्चों हम फ्लाइट जनरल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड ट्रांसलेशन में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है यूज़ ऑफ देयर। तो हम आज इस चैप्टर में देयर का प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान पढ़ेंगे। इसकी पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब नो सब्जेक्ट नो एक्शन। हमने फर्स्ट लेसन में क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर सब्जेक्ट तो होगा लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन इस चैप्टर में ना सब्जेक्ट है और ना ही कोई एक्शन है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य करने वाला, ना तो यहाँ कार्य करने वाला है, और एक्शन का मतलब होता है कोई भी कार्य है, और ना ही इन वाक्यों में कोई भी कार्य है। लेकिन हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? वहाँ सब्जेक्ट तो होगा लेकिन कोई भी कार्य नहीं होगा, यानी सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करेगा और सब्जेक्ट की वहाँ पर कोई ना कोई विशेषता बताई गई थी लेसन नंबर 1 में। लेकिन यहाँ पर ना सब्जेक्ट है और ना ही कोई एक्शन है। बस यहाँ पर क्या बताई गई है? कोई विशेषता। तो यहाँ पर क्या पहचान है? देयर का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जिन वाक्यों में न तो सब्जेक्ट होता है और न ही कोई एक्शन होता है, यानी कि ना तो कार्य करने वाला होता है और ना ही कोई कार्य होता है। अब हम इनका अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंस। तो देखो, हमने लेसन नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट तो होगा लेकिन कोई कार्य नहीं होगा, और हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट की कोई ना कोई विशेषता बताई जाती है। लेकिन चैप्टर 2 में यहाँ पर क्या है? ना ही कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई एक्शन है। तो सिर्फ क्या बचा? जैसे यहाँ देखो, आरजू एक गायिका है, तो यहाँ पर आरजू के बारे में क्या बताया गया है कि आरजू एक गायिका है, यानी कि उसकी विशेषता बताई गई है। और यहाँ देखो इस चैप्टर में एक गायिका है, इसका मतलब देखो सब्जेक्ट तो हटा दिया, सिर्फ क्या बचा? एक गायिका है। क्या बची? सिर्फ विशेषता बची। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? विशेषता। तो आरजू इज ए सिंगर और एक गायिका है, तो जब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर का प्रयोग करेंगे, देयर इज ए सिंगर। नेक्स्ट, वह एक प्रसिद्ध कवि था, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह। और इसकी क्या विशेषता बताई गई है? एक प्रसिद्ध कवि था। और जो हम आज चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, इसमें क्या है? एक प्रसिद्ध कवि था, यानी कि सब्जेक्ट हटा दिया, सिर्फ यहाँ पर क्या रह गई? विशेषता रह गई। तो क्या इसका हमने कैसे सेंटेंस बनाया था? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। बी में किस किस का यूज़ किया था? इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ ये सेंटेंस पास्ट में है तो वॉज का प्रयोग होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ही वॉज ए फेमस पोएट। और यहाँ क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे? देयर वॉज ए फेमस पोएट। नेक्स्ट, इन वाक्यों में देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। नेक्स्ट, इन वाक्यों में नाउन से पहले उसके स्थान, समय, उद्देश्य का पता चलता है। तो इन वाक्यों में नाउन से पहले किसका पता चलता है? उसके स्थान, समय और उद्देश्य का पता चलता है। नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब होता है जितने भी सभी नाम होते हैं संसार में उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे किसी का भी नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। तो यानी कि प्रत्येक वस्तु के नाम को या कि प्रत्येक व्यक्ति के नाम को, यानी कि संसार में जितने भी सभी नाम हैं वो सब क्या है? नाउन है, यानी संज्ञा है, संज्ञा है। तो अब इसके उदाहरण देखो। हमारे गांव में एक कुआं था। हमारे गांव में एक कुआं था, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? देयर। देयर वॉज ए वेल इन आवर विलेज। तो हमारे गांव में एक कुआं था, तो यहाँ पर देखो किस चीज़ का पता चल रहा है? स्थान का। और कुआं क्या है? नाउन। तो इस नियम में क्या बताया गया है कि इन वाक्यों में नाउन से पहले उसके स्थान, समय और उद्देश्य का पता चलता है। तो यहाँ पर नाउन है कुआं और कुएं से पहले क्या दिया गया है? स्थान। सेंटेंस नंबर 2, शाम को एक मैच है, तो यहाँ मैच क्या है? नाउन।
यानी कि किसी खेल का नाम है ये मैच। तो यहाँ पर क्या है, मैच नाउन, और इससे पहले क्या दिया गया, समय। जैसा कि अभी हमने ऊपर नियम पढ़ा है कि इन वाक्यों में क्या होगा, नाउन से पहले क्या दिया जाता है, स्थान, समय या उद्देश्य का पता चलता है। तो यहाँ पर जो नाउन है, नाउन से पहले किसका पता चल रहा, समय का। तो देयर इज ए मैच इन द इवनिंग, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट की जगह हमें क्या लगाना है, देयर। देयर ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इसका प्रयोग करेंगे। देयर इज अ मैच इवनिंग इन द इवनिंग, शाम में मैच है या शाम को मैच है। खाने के लिए कुछ फल हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, इसका रूल नंबर 3 कि इन वाक्यों में नाउन से पहले उसके स्थान, समय और उद्देश्य का पता चलता है। तो यहाँ पर फल क्या है, नाउन, और नाउन से पहले यहाँ क्या पता चल रहा है, खाने के लिए। तो खाने के लिए क्या है, ये स्थान नहीं है, समय नहीं है, क्या है ये, उद्देश्य है, यानी कि कोई उद्देश्य है। क्या है, खाने के लिए कुछ फल, यानी कि फल जो है हमारा नाउन है और खाने के लिए क्या है, ये उद्देश्य है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देयर आर सम फ्रूट्स टू ईट, यानी सब्जेक्ट तो नहीं है और ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो पहले देयर लिखेंगे, और सेंटेंस प्लूरल में है तो आर का प्रयोग होगा, देयर आर। उसके बाद लिखेंगे हम क्या, नाउन, सम फ्रूट्स टू ईट। बच्चों अब हम चैप्टर 2 में बुक में दी गई अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाली एक्सरसाइज को करेंगे। सबसे पहले हम इसका पार्ट ए करेंगे। इसमें क्या है, किसी प्राणी या वस्तु का होना बताया गया है। तो क्या करेंगे, पहले हम देयर का यूज़ करेंगे, फिर बी का यूज़ करेंगे। बी में हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग करेंगे, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, नाउन। तो नाउन क्या होता है, संसार में प्रत्येक वस्तु का नाम जो है वो नाउन होता है। फर्स्ट सेंटेंस है, एक राजा था, यानी राजा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कोई प्राणी दिया हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो पहले क्या लिखेंगे, देयर। एक राजा था तो वॉज, यह सेंटेंस पास्ट में है और सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज का प्रयोग होगा। देयर वॉज ए किंग, एक राजा को क्या लिखेंगे, ए किंग, यानी कि एक राजा क्या है, यहाँ पर नाउन है। नेक्स्ट, दो अंधे आदमी थे। तो दो अंधे आदमी थे, यहाँ पर यह सेंटेंस कैसा है, पास्ट में है, और दो अंधे आदमी, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो वाक्य है प्लूरल है, क्योंकि एक वस्तु को ही सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर है, यही रूल है। और अगर एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो वह बहुवचन बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर वर टू अंधे आदमी। तो अंधे आदमी को क्या लिखेंगे, ब्लाइंड मैन। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, एक पुरानी कहावत है, यहाँ भी कोई सब्जेक्ट नहीं है और है से ये पता चलता है सेंटेंस जो है वर्तमान काल में है, यानी प्रेजेंट टेंस है। तो सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज़ करेंगे। देयर इज, एक पुरानी कहावत है तो एन ओल्ड, कहावत को क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब। नेक्स्ट, एक बार एक राजा था। तो यहाँ पर एक बार के लिए लिखेंगे वंस, क्या लिखेंगे, वंस था, वंस देयर वॉज एक किसान, ए फार्मर। नेक्स्ट,
पहले यहाँ एक कुआं था, तो पहले के लिए बुक में क्या दिया गया है? फॉर्मरली यहाँ एक कुआं था, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है तो हम पहले क्या लिखेंगे? देयर वॉज ए कुआं, ए वेल हेयर। लास्ट में क्या लिखेंगे? हेयर, HERE, हेयर। नेक्स्ट, गन्ने की अनेक प्रजातियां हैं, तो यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं है और अनेक प्रजातियां हैं से क्या पता चल रहा है? यह सेंटेंस किस में है? प्लूरल सब्जेक्ट में है, यानी कि बहुवचन करता है। और है से पता चलता है यह सेंटेंस किस में है? किस में है? वर्तमान काल में है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देयर। उसके बाद क्या लिखेंगे? आर। देयर आर। अनेक प्रजातियां हैं, तो अनेक के लिए क्या लिखेंगे? सेवेरल। और प्रजातियों का मतलब क्या होता है? वैराइटीज। वैराइटीज किसी हैं? गन्ने की हैं। ऑफ शुगर केन। ऑफ शुगर केन, गन्ने को क्या कहते हैं? शुगर केन। ऑफ शुगर केन।